ये धान के गट्टे उनमें लगी है, ये देख लो ऐसे पानी भरा के चलता है। मैं तो इनके भैया उनके कमेंट पढ़ रहा है जहाँ ये बैठ के। मूव दिखा दो। हाँ दिखा दी यार सब 1431। तुम तो तुम्हारे साहब में फोन लगा लो, अधिकारी जी। सुना देते हैं। हेलो सर आ जाए सर लाइव। हाँ मैं बस ले आ रहा हूँ 2 मिनट। जी भैया लिंक पहुंचाई मैंने उसको। साहब 15 मिनट पे से 2 मिनट पे आ गए हैं। तो थोड़ा सवार और। हाँ अच्छा है आपका टप्पर। मेरा हो रहा है दवाई, दिमाग खराब बहुत जोर से वालों। ये आलोक जी का टप्पर, ये खेत आलोक जी का। कमेंट पढ़ते हैं आज किसानों को। हाँ भैया आदरणीय, आपके पास हम 27 का कौन सी ग्रेड का बीज मिलेगा? सबरे बीज मिल जाएंगे। ब्रीडर ब्रीडर मिल जाएगा, ब्रीडर से फाउंडेशन फाउंडेशन मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। ब्रीडर भी मिल जाएगा। एक उसने लगाया यार, आपने भी तो लगाई है, आपके पास है। नहीं मेरे पास तो भैया मेरे ही लायक है। मैं दे दूंगा। लो इनके जब तक सर नहीं आ रहा जब तक कमेंट पढ़ो। यहाँ पे एड लिखा आएगा, यदि सर उस पे हाथ लगा। सभी भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। भैया बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ जो आप लोगों को हम लोग इतने जल्दी लाइव आ गए। सर को समय लग रहा है लाइव आने में, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। सिद्धार्थ राजपूत जी बोल रहे हैं आज किसानों को बहुत कुछ। सर आ गए, लाइव आ गए। एड कर दो उनको। एड कर दिया मैंने। सर नमस्कार। सर हमारे बीच में हैं कृषि विश्वविद्यालय बनारस से महेंद्र नारायण सिंह जी, एमएन सिंह जी। सर के द्वारा मैंने अभी आपको सर के बारे में बता रहा था। सर के द्वारा मूंग की 6 किस्में निकाली गई हैं। हम 1, हम 6, हम 12, हम 27, बहुत नामी नामी किस्में हैं। सर आप भी कुछ बोलें। मेरा नाम, जैसा कि आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। डॉक्टर महेंद्र नारायण सिंह, मैं बीएचयू में कृषि विज्ञान संस्थान में डिपार्टमेंट है आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग। मोस्टली में सीनियर प्रोफेसर कम प्रधान वैज्ञानिक रह रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं रिटायर हुआ हूँ। मैंने टोटल दलहनी फसलों में 10 वैरायटी निकाली, जिसमें हम पर्सनली प्राइम वर्कर हैं। वैसे कुल वैरायटी हमारे यहाँ 15 निकली है, जिसमें मूंग की 6 वैरायटी। जैसा कि आपने बताया अभी कि हम लोग यूनिवर्सिटी, हिंदू यूनिवर्सिटी मूंग नाम रखते हैं। तो हम लोग नाम रखते हैं हिंदू यूनिवर्सिटी मूंग। तो उसको कहते हैं ब्रीफ में HUM। पहली वैरायटी है 1, HUM 1। उसका दूसरा नाम है मालवी ज्योति। मालवी ज्योति रखने का मेन कारण ये था कि वो वैरायटी रिलीज हुई थी सेंट्रल जोन और साउथ जोन के लिए। तो हमने कहा कि यूपी से, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन से, बनारस से वैरायटी पहुंच गई साउथ और दक्षिण, साउथर्न एंड सेंट्रल जोन में, इसे मैंने उसका नाम ज्योति रखा। ये भारत की पहली प्रजाति है जो मूंग और उर्द को क्रॉस करके बनाया गया है। इसको हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें मैं पॉइनर वर्कर हूँ कि मूंग की वैरायटी मूंग उर्द के क्रॉस से निकल रहा हूँ। जब ये वैरायटी निकली थी उसमें येलो मोजेक नहीं आता था, सरको स्पॉरा लीफ स्पॉट नहीं आता था, पाउडरी मिल्ड्यू नहीं आता था, और प्रोटीन में कम से कम 17-18 नोड फलता था ऊपर से नीचे तक। बहुत ही अच्छी भी वहाँ टेस्टिंग चल रही है एज ए चेक। दूसरी प्रजाति हमारी हिंदू यूनिवर्सिटी मूंग 2, जिसको हम कहते हैं मालवी जागृति। मेरा जागृति नाम रखने का ये कारण था कि यूपी की वैरायटी है ये, तो आप लोग जागिए, आपके पास वैरायटी आ गई है जिसमें आपकी उपज काफ़ी अच्छी बढ़ सकती है। जब ये निकली थी तो उसमें भी येलो मोजेक वायरस नहीं आता था, अब थोड़ा बहुत आता है। तीसरी प्रजाति है HUM6, जिसको हम कहते हैं मालवी जनप्रिया। जब उस प्रजाति निकली थी तो उसमें प्रोटीन कंटेंट 27% था। तो हमने कहा कि अगर जनता में ये फ्री हो जाएगी
तो आपका हेल्थ भी फ्री हो जाएगा, इसलिए हमने इसका नाम रखा मालवीय जनप्रिया। नेक्स्ट वैरायटी है HUM12 12, जिसको हमने रखा मालवीय जन चेतना। जितनी वैरायटी हमने निकाली है उसमें अगर यील्ड पोटेंशियलिटी को देखा जाए तो 12 की यील्ड सबसे ज़्यादा है, लेकिन हम इसको ज़्यादा रिकमेंड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे एरिया में इसमें येलो मोजेक वायरस आता है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में पीला चितवन रोग। तो हम इसलिए अपने एरिया में नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ नहीं आता, जैसे MP में नहीं आता है, आपके वेस्टर्न पार्ट ऑफ UP में नहीं आता है, वहाँ के लिए प्रजाति मतलब अनपैरेलल है। लेकिन 50-50 मैंने किया, मैं इनको दिया हूँ आलोक जी को मात्र 1 किलो बीज, क्योंकि उसकी उपलब्धता कम है बीज की। तो आप देखिएगा इसका प्रोडक्शन बहुत हाई है और दाना भी छोटे से बड़ा है, बड़े से बीच में है, मतलब 5 ग्राम प्रति 100 दाने का वजन है। नेक्स्ट प्रजाति हमारी है HUM16। इस समय जितनी भी मूंग की प्रजाति है, इसका प्रचार प्रसार इतना अच्छा हुआ है, किसानों में इतना प्रिय रहा है कि मुझे लगता है कि पूरा UP और MP, वेस्टर्न पार्ट, साउथ, हर जगह प्रजाति काफ़ी अच्छी चल रही है। इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि फली बड़ी होती है, नीचे की तरफ झुकी रहती है, जिससे कि बरसात हल्का फुल्का हो जाए तो पानी नीचे गिर जाता है, और दाना इसका बड़ा होता है, करीब 100 दाने का वजन 6 ग्राम होता है। तो ये हम कहते हैं अंग्रेजी में कि बोल्ड सीरियल वेराइटी, बड़े दाने वाली वेराइटी है। इसकी सबसे अच्छी प्रजाति विशेषता ये है, ये मात्र 55 से 60 दिन में पक जाती है। इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन की प्रजाति आप लगा रहे होंगे, मूंग देख लीजिए, इससे अर्ली प्रजाति हम नहीं समझते कि कंपटीशन में आ पाएगी। वैसे APR कानपुर की प्रजाति है, वो कहते हैं कि 50 दिन में पकती है, लेकिन आप लोग लगाए होंगे जी सर। नाम मैं भूल रहा हूँ। उस प्रजाति PDM 139 है सर। PDM 139 सम्राट नाम से आती है सर। एक कम सम्राट दूध में नहीं, एक और नई आई है, एक और नई आई एक है, बहुत अर्ली। विराट है सर, 260। विराट से कहते हैं कि 50 दिन में पकती है। हाँ अगर सर। आप लोग विराट लगाए होंगे देखिएगा कि इससे अच्छी नहीं हो। हाँ सर, इससे अच्छी तो नहीं अच्छी है, अर्लीनेस में है। तो बोल्ड सीरीज वैरायटी है, हमारे किसान लोग को काफी मतलब इससे कमाई हो रही है। बल्कि हम किसानों से कहते हैं कि जो बच्चे पढ़ते थे, जो पढ़ा रहे थे, हम कहे कि आप लोग कहते हैं पैसे की दिक्कत है, तो गर्मी की छुट्टी BHU में होती है करीब 2 महीना। आप गांव में 10-5 बच्चों को एक टीम बना लीजिए, जिसका जिसका खेत खाली हो बीज हम दे देंगे, गर्मी में उसको बो दीजिए। 2 महीने में 1 हेक्टेयर में आपको कम से कम 1 लाख रुपए मिल जाएगा। कल्टीवेशन जो लगा है कास्ट को निकाल देंगे तो भी 1 लाख बच जाएगा। तो अब आप लोग 4-5 बीघा 10 बीघा बोते हैं तो हर बच्चे को 1 लाख रुपया गर्मी मिल जाएगा, उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं अपने यहाँ। लेकिन कौन करे, उसी तरह जगना पड़ेगा, कितना पानी देना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो वही मैं कहा कि अगर 4-5 बच्चे हैं गर्मी के दिन में भारी पारा जग जाएंगे तो बिना बैरिकेटिंग के वो कर सकते हैं। और एक लास्ट प्रजाति है 16 के बाद HUM 27 जो आपको जान करके खुशी होगी कि रिटायर्ड में हो गया 2017 में, फिर रीएम्प्लॉयमेंट में हो गया। पहली बार रीएम्प्लॉयमेंट BHU में जेंटिस में हुआ था। तो उसी दौरान मैं इस वैरायटी को टेस्ट कराया, 17 में, 18 में, 19 में, फिर 20 में मैंने छोड़ दिया, आ गया कोरोना। लेकिन रिलीज मैंने किया है इसको 2023 में। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि रिलीज मैंने रिटायरमेंट के बाद किया, क्योंकि बहुत लोग नहीं काम करते हैं सरकारी कामों में कि रिटायर हो गए, हमसे क्या मतलब, क्यों हम रिलीज करें वैरायटी को। लेकिन चूंकि मेरा टारगेट है कि हम समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें, किसानों की सेवा करें, किसान परिवार से मैं रहा हूँ, इसलिए हम अगर कुछ कर सकते हैं तो करते रहेंगे। तो 1 साल 2 साल मैंने मेहनत किया उसको रिलीज करने में। यानी हाउ वैरायटी 2023 में नोटिफाइड हो गई। इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इसमें प्रोटीन कंटेंट 29.5% मतलब 30% के आसपास है। इतना हाई प्रोटीन कंटेंट जो वैरायटी हमने निकाला है, या जो वैरायटी हमको नोन है, बहुत कम वैरायटी में जो इतना हाई प्रोटीन कंटेंट हो। अब आप जानते हैं कि प्रोटीन हमारे हेल्थ के लिए कितना आवश्यक है। माल न्यूट्रिशन नहीं हो पाता है। हर काम शरीर में जो होता है प्रोटीन से होता है, क्योंकि सारे जो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन की मात्रा अगर हमारे शरीर में कम हो जाता है तो हमें तमाम समस्याएं को झेलना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप अगर खाना हो HUM 27 लगाइए। इसका HUM 16 के बीज में बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा सा वो 6 ग्राम है जो 5.5 ग्राम होगा। इसकी फली हरी होती है, अभी आप लोग लगाए होंगे देखिएगा, और फलने के बाद इतना सुंदर लगता है कि दूर से अगर आप कई वैरायटी लगाई है प्लाट में
तो दूर से खड़े कहेंगे देखिए 27 देखिए वो है। हाँ जी सर, उसका बहुत अलग यूनिक, दिखती है। हाँ, यूनिक उसका आया था, पत्ती हरी हरी, बड़ा सुंदर लगता है। मैं अपने भाई चांसलर को ले जाना चाहता था, अभी जो भटनागर जी थे, अब तो उसके बाद दूसरे आगे वो भी चले गए। तो कहें कि डॉक्टर साहब मूंग में खाया लेकिन मूंग का पौधा देखा नहीं, अब दिखा दीजिए हमको। लेकिन थोड़ा शाम हो गया था, कुछ पॉलिटिक्स हो गए, मैं नहीं दिखा पाया। तो इतनी अच्छी प्रजाति थी, थोड़ा सा प्लाट में लगा था, हमको दिखा दे सर देखिए मूंग कैसी फलती है। तो आप लोग लगाएं, हाईली रेजिस्टेंट ओलोमोजिक, हाई प्रोटीन कंटेंट 30%। और विशेषता यह है कि हाई टेम्परेचर पर भी उसमें फली लगी रहती है। हम लोग कहते हैं कि इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई, फल जो है नहीं लग पाया, सब सूख के गिर गया। लेकिन ये प्रजाति चूंकि फोटो थर्मो इनसेंसिटिव है, असंवेदनशील है टेम्परेचर और लाइट के लिए, इसलिए इसमें फली हमेशा लगती रहती है। तो आप लोग लगाइएगा, देखिएगा। हम तो आलोक जी से बात किए हैं कि एक बार बुलाइए, आप लोगों के सामने हम आवे, वैरायटी भी हम देख लें आपके यहाँ कैसी हो रही है, आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी। और मूंग की कैसे खेती की जाती है आप थोड़ा बहुत बताएंगे, हम आप लोगों को अच्छा सलाह दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव 40 साल का 30 साल का है। मैं पीएचडी ज्वाइन किया दलहन में ही 1976 में, 1976 में, और छोड़ा हूँ 2020 में। अब जोड़ लीजिए कैसा हो गया, तब से पर्स में काम कर रहा हूँ। तो 6 वैरायटी मूंग की हो गई, 3 अरहर की है। अरहर की चर्चा अभी मैं नहीं करूँगा, लेकिन जो सबसे अच्छी प्रजाति है वो मालवी अरहर लॉन्ग ड्यूरेशन को हम लोग कहते हैं MAL जी सर। 13, जिसका नाम मैं रखा हूँ। किसान ने कहा सर कि ये वैरायटी नहीं, ये तो चमत्कार कर दिया आपने, तो हमने उसका नाम रखा माली चमत्कार। हम जी सबकी सर। बात मानते हैं, ठीक है भाई आप जो कह रहे हैं मान लेता हूँ। उसमें सारी विशेषताएं, बस एक ही खराबी है, हमारे यहाँ कभी कभी जाड़े में बरसात हो जाती है, पता नहीं आप लोगों के यहाँ होती कि नहीं होती है। जब बरसात हो जाती है, जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग के समय अगर बरसात हो गई तो उसके फ्लावर जब झड़ जाते हैं तो दोबारा नहीं ठीक से आते हैं, तो प्रोडक्शन गिर जाता है। तो किसान ने कहा साहब वैरायटी तो आगे बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल जाड़े में पानी पड़ जा रहा है, जी गिर जा रही है। हम कहा हाँ ये तो डिमेरिट है। उसको सुधारने के लिए हम थोड़ा बहुत प्रयास किए, अभी भी सोचता हूँ कि लगा के मैं करूँ तो सुधर जाएगा। तो इतनी अच्छी प्रजाति है कि फलने के बाद आप झूम जाएंगे खड़े होकर के वहीं पर। एक हमारे चीफ डॉक्टर थे जो VC हो गए आपके बिहार में, तो कह डॉक्टर साहब इतना टेम्पटेशन पैदा कर दिया कि मैं खड़ा होकर के उसको देखा। जी। प्रयास डॉक्टर साहब कहे थे, मैं बोर्ड लगाया था मालिक चमत्कार, रियली है चमत्कार। इसकी दाल इतनी मीठी होती है कि किसानों से मैं बहुत प्रयास किया लगाने के बाद कि बीज दो किसानों को हम बंटवा दें। क्या साहब ये लगोले हम खाए बदे हम तुमको देव दो। बहुत मीठी दाल होती है, हाँ अच्छी दाल है। आपके एरिया में शायद बरसात कम होती है, तो जरा आपको मैं बीज दूंगा, आप प्रसार कीजिए। अगर जी हो सर। जाएगी तो बॉर्डर गार्डर की जो दाल है उसको ये रिप्लेस कर दी। बस बरसात फ्लावरिंग के समय ना हो, बस हमको एरिया ही सेलेक्ट करना है कि जब फ्लावरिंग हो तो बरसात ना हो। और 200 दिन में 210 दिन में पक जाती है। तो ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन की प्रजाति तो है, लेकिन 210 दिन में बहुत ज़्यादा नहीं है। जो मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी आपके MP में लगती है वो भी 200 दिन के आसपास पकती है, हाँ जी, 200 दिन के। 210 दिन ही है। ये हो जाएगा। थोड़ा सा आलोक जी आप ट्राई कीजिएगा कि कैसी हो रही है आपकी, हो तो फैलाइए। पहला वैरायटी है, उसकी कभी चर्चा मैं करूंगा आपसे। तो ये सर मैं अभी थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा। जी थोड़ा सर अभी आपके द्वारा जो सीट दिए गए, बहुत से किसान आए, विजिट करी। हम 27 को देख के इतने ज्यादा खुश हैं। मैंने हम 27 की फील्ड दिखाई, उन्हें हम 16 की दिखाई। बस वो ये बोलते हैं कि हम 16 बेस्ट है कि हम 27 बेस्ट है। हम 27 को देख के मतलब हिंदी में बोलूं तो उनका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। बहुत देखिए जोरदार ऐसा है कि वेराइटी है सर। हाँ, आप जब खेत में ले जाएंगे फलने के जी। बाद, जी। तो हर आदमी कहेगा कि हमको यही चाहिए 27। हाँ जी, क्योंकि बहुत फलने के जोरदार बाद वेराइटी। बड़ी सुंदर लगती है। अभी तो फली नहीं है आपके यहाँ, उनसे चौधरी से फूल की पूछिएगा। अवस्था पे सर, फूल निकलने लगे, तुए आ गए। अच्छा, तो उसमें दवा को छिड़क दीजिएगा, अब जी। फलेगा। 18 से 20 दिन में फल बन जाएगा। तो जब जी जी फूल निकल बिल्कुल। गया तो 18 से 20 दिन जोड़ लीजिए। और उसके बाद और फल देखिएगा, इतना सुंदर लगेगा, फोटो खींचेंगे तो आप खुद कहेंगे कि डॉक्टर साहब मैं आपको देखना चाहता हूँ। एक बार हाँ जी। मैं खेत में काम कर रहा था, तो प्रतापगढ़ से 5-6 आदमी आए। जी। तो घूमते घूमते पूछे डॉक्टर MN सिंह कहाँ रहते हैं, महेंद्र सिंह कहाँ रहते हैं। तो कहे "वो तो खेत में होंगे, हम खेत बहुत काम करते थे"। मेरे पास आए, पैर छुए, कहें सर आप ही डॉक्टर महेंद्र सिंह? हम कहे हाँ हम ही हैं। कहें सर आपको मैं देखने आया हूँ। मैं कहा, हमको देखने जी। आए, क्या बात है? कहें जो जी आपने जी वैरायटी दिया है HUM 16, ऐसी प्रजाति तो मैं अपने लाइफ में देखा ही नहीं। सर तो मैं देखा, आपको देखने आया हूँ कि
आपको यदि इल्म हो तो आपने मुझे हम 16 दी थी, तो उसको मैंने खोल के उसके जब सीड देखा तो मुझे लगा इतना बोल्ड सील्ड भी किसी मूंग का होता है क्या, तो मैंने आपको कॉल आप भी पहले किया था सर। हाँ, आप कहे कि मूंगा क्या कहा आप? गर्मा मूंगा क्या मूंगा को बता दो सर। मुंगेड़ा आता है सर अरे बड़ा फलेगा नहीं वाला। देखिए, गुच्छे में फलता है, फली नीचे होती है, हल्का फुल्का जी बरसात जी। झेल लेता है। जी बिल्कुल। दाने बड़े बड़े होते हैं। मैंने एक्सेल वैरायटी है, इसमें बहुत पॉपुलर वैरायटी है। बहुत आप एक्सीलेंट वेराइटी सर। लगा के जी जी जी, सर हम लोग ये और क्या जानना चाहिए? चाह रहे थे, थोड़ा सा किसानों के बीच में ये कंफ्यूजन होता है कि जैसे कि कोई सीड, नया सीड बनता है, तो वो किस प्रकार से बनता है, मदर सीड किसे बोलते हैं, न्यूक्लियर, फिर ब्रीडर, मतलब किस कैटेगरी में चलता है सर, इस पे थोड़ी सी चर्चा हो जाए। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने किया है। देखिए, कोई भी वैरायटी तभी चलती है जब ब्रीडर उसका न्यूक्लियर सीड हर साल बनाता है। न्यूक्लियर सीड में क्या होता है, जैसे मूंग की बात करते हैं, तो हम लोग ब्रीडर सीड हमने कहीं से मंगाया मूंग का, या हमारे पास है तो अच्छी बात है। न्यूक्लियर सीड कोई देता नहीं है, तो ब्रीडर सीड को हम 1 एकड़ 2 एकड़ में लगा देते हैं। लगाने के बाद पहली बात यह है कि हम ये जानने की कोशिश पहले ही कर लेते हैं कि इस वैरायटी की क्या विशेषता है। पत्ती कैसी होती है, फली कैसी होती है, कैसे उसका एंगल होता है, रिफ्लेक्स होता है कि डाउनवर्ड होता है, और फ्लावरिंग कब आती है, फ्लावर कैसा होता है, किस रंग का होता है, मैच्योरिटी कब है, इसमें रोग कौन कौन से आते हैं। माने एक पौधे की पहचान जो हम कहते हैं, तो अगर आप खेत में हमेशा काम करते रहेंगे किसी वैरायटी के साथ साथ, तो आप देख के बताएंगे कि वैरायटी ये है। और जो नया नया आएगा वो नहीं पहचान पाएगा। तो पहचानने के बाद आप 1 एकड़ में अगर लगाए हैं ब्रीडर सीड, तो उसमें से मेच्योरिटी के पहले से आप चाहें तो टैग बांध सकते हैं कि ये पौधा ठीक चल रहा है और इसमें पत्तियां भी ठीक ठाक हैं, कोई रोग नहीं है, तो उस पौधे को आप टैग कर दीजिए, तो टैग बांध दीजिए। आप कुछ लिख दीजिएगा, डेट लिखिए कि टैग को बांधे आप। फिर बाद में जब फली लग जाती है तो उसको आप फिर रिपीट कीजिएगा, कम से कम 1 एकड़ में हो सके तो 4-5 सौ टैग बांधिए। लेकिन चूंकि हम लोग 10 वैरायटी है, 10 का बांधना है, तो हम 1000 में बांधेंगे तो हम 10,000 पौधा कैसे हैंडल करेंगे, तो हम लोग 400-500 में बांध देते हैं। उसके बाद मेच्योरिटी के समय आप फली का रंग देखेंगे, उसका हाइब्रिड देखेंगे कैसे फली हुई है, कितनी गुच्छे में फली है। तो जो ज़्यादा फलक जिसमें हो, सारी विशेषताएं उस वैरायटी की जो आप जानते हैं उसमें सब दिखाई पड़े, तो फाइनल टैग उसमें बांध दीजिए, ये पौधा बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे कम से कम 400-500 पौधा आप उस 1 एकड़ में बांध दीजिए। बांधने के बाद हर पौधे को उखाड़ लीजिए। उखाड़ने के बाद, मैं मूंग बता रहा हूँ, वीट वगैरह में अलग होता है। जी जी सर। उखाड़ने के बाद हाँ, उसका दाना आप खुद थ्रेश करेंगे जो ब्रीडर है, या किसी से भी कराएं थ्रेश, कि कोशिश करें कि थ्रेश करते समय किसी दूसरे पौधे का बीज न मिल जाए। तो हम लोग बड़ा बड़ा चादर बिछा करके दूर दूर बैठा देते हैं कि तुम उस पर थ्रेश करो, तुम उस पर थ्रेश करो। कभी कभी डंडा से पीटने में या ईटा उटा से हम लोग दबाते हैं। तो उसका दाना निकाल करके दाने को फिर देखिए, दाना ग्रीन है, उसकी साइज कैसी है, जैसे वैरायटी की साइज वैसी साइज है कि अलग साइज है। अगर सब कुछ मिलता जुलता है तो उसको नंबर 1 का लिख करके पौधे पर एक नई थैली में, कपड़े की थैली या लिफाफा में आप बीज पर रख करके बेस्ट कैटेगरी लिख करके HUM 16 नंबर 1 जो भी हो वो आप रख दीजिए। ऐसे ऐसे सारे 500 पौधे को आप अलग अलग फेस करेंगे और उसका बीज देखेंगे। अगर आपको एक्सेप्ट होता है तो उसको लीजिए, अगर लगता है नहीं बीज सिकुड़ा हुआ है, बीज छोटा है, अगर छोटा भी बीज है और ईल्ड बहुत अच्छी है, तो उसको एक नई वैरायटी बना सकते हैं। कभी कभी म्यूटेशन हो जाता है या क्रॉस हो जाता है, तो पौधे का जीनोटाइप चेंज हो जाता है। तो अगर आप मेहनत से काम करते हैं तो एक वैरायटी के न्यूक्लियस सीड बनाने में 2 वैरायटी पैदा कर देंगे आप। तो अगर बीज थोड़ा अंतर है, मान लीजिए कि एकदम राउंड है, ग्रीन है, जबकि इसका बहुत राउंड ग्रीन नहीं है, तो यील्ड भी अच्छी है, मजेक नहीं है, तो उसको एक न्यू ऑफ टाइप प्लांट या कुछ भी लिख करके उसको रख दीजिए। उसको आप अलग लगाइएगा, वैरायटी के लायक है कि नहीं, वैरायटी से मिलता है, मजेक नहीं है पौधे में, अब फली भी अच्छी है, पैदावार भी हर पौधे की तुलना में कम से कम बेस्ट है ये। उसको आप 2 या 3 लाइन, 1 लाइन गैप करके अगले साल लगाएंगे। तो बीज के अनुसार, अगर बीज सब अच्छा अच्छा आप लिए, अगर 20 ग्राम 30 ग्राम बीज है, तो दाना चूंकि 6 ग्राम में ही 100 दाने होते हैं, तो 20 ग्राम के ज़्यादा हो जाएंगे। तो 2 लाइन 3 लाइन जितना सफिशियंट आपके पास बीज हो, तो एक बीज उसको लगाइए। इसके बाद 1 लाइन गैप कर दीजिएगा, फिर अगले पौधे का लगाइए और लिख लीजिएगा लिफाफा नंबर 1 2 3 4 5, उस पर करेक्ट आप लिखे हुए हैं सब। उसके बाद इस तरह से आप 500 में मार लीजिए, आपने 300 लगाया।
300 पौधे का 3-3 लाइन, मतलब 3-3 लाइन 30 पौधे का 900 लाइन हो गया। तो आप करके राइट फ्रॉम जर्मिनेशन टू मेच्योरिटी पर डे जा करके आप रजिस्टर में रिकॉर्ड करेंगे कि फर्स्ट लिफाफे का जमाव कैसा हुआ, पौधा कैसे है, उसी की तरह है कि बदल गया, पहले तुम लिए थे तो उसी तरह लग रहा था। इसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, बहुत तेज ग्रोथ हो रहा है तो बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर बहुत अर्ली वैरायटी होगी तो बहुत तेज बढ़ेगा, इसका पौधा बढ़ जाएगा। तो अर्ली हो गया इसका मतलब है कि वैरायटी उसकी नहीं है। इस तरह से आप हफ्ता में कम से कम 1-2 दिन पर जा करके हर लाइन का रिकॉर्ड बनाएंगे। अगर 3 लाइन में एक पौधा भी येलो मोजेक आ गया या सरगो स्पॉट लीफ स्पॉट आ गया या पाउडर मिल्ड्यू आ गया जहाँ किसी की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उस लाइन को नोट कर लीजिएगा कि ये लाइन में एक पौधे में वैरायटी में येलो मोजेक आया है। कोशिश करेंगे हम जिसमें एक भी पौधे में कोई दोष नहीं हो, उसी को हम फिर बाद में हार्वेस्ट करेंगे। तो 300 मान लीजिए 500 में 300 आपने छाटा, 300 में आपने 100 और काट दिया, 200 लाइन बची। 200 लाइन को सारे सीड को आप अगर बल्क कर देते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस सीड स्टेज फर्स्ट। ये न्यूक्लियस सीड का पहला स्टेज है। लेकिन जी आप सर। जानते हैं कि 300 में अगर छाड़ दिया आपने, 100-200 पौधा बचा, तो बल्क करने में कितना बीज होगा? बहुत होगा, 10 किलो 5 किलो होगा। तो आप कहेंगे जी हमको सर। 1 क्विंटल दीजिए, तो हम नहीं दे पाएंगे आपको। तो लोग न्यूक्लियस सीड फर्स्ट स्टेज को किसी को देते नहीं है। तो क्या करते हैं, बल्क नहीं करते। जैसे प्रोजेनी वाइज हो गया, 300 में से 200 लाइन आपने ले लिया, 200 में से कम 50 लाइन जो बहुत बेस्ट आपको समझ में आता है, उसका बड़ा प्लाट लगाइए। जी सर। जैसे कि 50 लाइन 100 लाइन बीच 1 पाव 1.5 पाव 2 पाव हो गया होगा, तो उसके अनुसार आप बड़े बड़े प्लाट लगाइए। हर प्लाट में गैप 2 लाइन कर दीजिएगा। इसके बाद जब प्लाट में जमेगा वो, मान लीजिए कि आधा बीस समय या और भी कम में जम गया, उस समय जब फली लगेगी तो इतना सुंदर लगता है कि लोग कहते हैं ना कि इतना सिंक्रोनिस है, इतना ग्रोथ एक समान है कि थाली अगर इधर से फेंके उधर तो उसके ऊपर से उधर पर चल जाएगी, रुकेगी नहीं थाली। तो जी सर। बहुत सुंदर लगता है। सुबह जाएंगे और शाम जाएंगे, शाम को बड़ा अच्छा लगता है। एक बार हमारे जीएस शर्मा वीड बिल्डर रहे, जब नहीं रहे, तो हमसे कहे कि डॉक्टर महेंद्र बताओ कि तुम सुबह भी जाते हो शाम भी जाते हो, वैरायटी देखने में अच्छी कब लगती है? जी सर। शाम को। कहीं सही कह रहे हो, और हम भी जाते हैं शाम को, बहुत अच्छी लगती है। जब सूर्य नीचे आता है ना, जैसे पड़ता है लाइट, तो बड़ा सुंदर लगता है। तो लगता है कि यही 1 आध घंटा बैठे रहे। तो उसमें हर प्लाट को आप टिक कर लीजिए, कोई येलो मोजेक आया कि नहीं आया है। 1-2 आया है तो नोट कर लीजिए कि ये न्यूक्लियस से 100% रेजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर कोई प्लाट ऐसा है जिसमें एक भी पौधा नहीं आया है, तो उसको आप प्रीफर कीजिएगा कि इसी को हम बीज देंगे। लेकिन कम से कम 200 में से 25-50 को मिलाइएगा, एक पौधे का मत लीजिएगा, क्योंकि उसकी जीनोटाइप है वो बहुत नैरो हो जाएगी। एक ही का लेंगे तो उसी का आगे जाएगा, और कई रहेगा तो एक समान रहेगा। तो इसको जब बड़े प्लाट में लगाने के बाद, मान लीजिए आपने 150 प्लाट लगाया या 100 प्लाट लगाया, 100 प्लाट में आप चाहें तो अगर हाइट बढ़ गई या मेच्योरिटी लेट हो गई या येलो मोजेक आ गया, उसको काट दीजिएगा। अगर बेस्ट आपको 50 भी मिल गया, तो 50-60 को भी आप बल्क कर देंगे। तो बड़े बड़े प्लाट में, अगर एक प्लाट में 50 किलो होता है तो 50 प्लाट में हो जाएगा, 2-4 क्विंटल बीज हो जाएगा। जी तो सर। इसी बीज को हम न्यूक्लियस सीड स्टेज सेकंड करते हैं। यही हम किसी भी यूनिवर्सिटी के ब्रीडर को देते हैं टू मल्टीप्लाई द ब्रीडर सीड। तो न्यूक्लियस सीड जो हम देते हैं, ये जहाँ की वैरायटी होती है वहीं के लोग बनाते हैं इसको। अगर मान लीजिए कि वैरायटी वो यूनिवर्सिटी बंद हो गई या ब्रीडर नहीं रहे वहाँ, तो हम किसी ब्रीडर को दे सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियस सीड बनाने का अधिकार केवल साइंटिस्ट को है, जो उसको जानता है। जी सर। ब्रीडर सीड हम नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को दे सकते हैं बनाने के लिए, SFCI को दे सकते हैं। इवन आपके NGOs हैं, अगर उन्होंने अप्रूवल ले लिया है तो हम बीज न्यूक्लियस को देंगे। लेकिन नहीं देते हैं तो न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर सीड लगाते हैं लार्ज एरिया में, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर, क्योंकि जो हमारी वैरायटी 16 है उसका बीज करीब 25 किलो प्रति हेक्टेयर लगता है। क्योंकि 25 किलो इसलिए लगता है कि दाना उसका बड़ा होता है, दाने बड़े होंगे दाने कम हो जाएंगे 1 किलो में। तो 25 किलो प्रति हेक्टेयर इसका लगता है। अगर छोटी वैरायटी आपकी सम्राट है, तो सम्राट का 15 से 20 किलो ही हो जाएगा, क्योंकि दाना छोटा होता है, दाने की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो उसमें दाने ज्यादा होने से 15 से 20 किलो लगेगा। इसे ध्यान दीजिएगा कि जी जी सर। तो सर मतलब न्यूक्लियर से ब्रीडर बन गया, तो मेरा प्रश्न ये था कि किसान के मन में ये मिथ्या चलती है कि एक बीज को किसान कितने साल तक बो सकता है? एक मिनट बता दें, ब्रीडर सीड में मॉनिटरिंग होती है।
जी उसमें सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी का डिप्टी डायरेक्टर आता है, वही मेन रहता है। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के लोग आते हैं और कोई स्टेट के हैं लोग आते हैं, और सारे लोग खेत में घूमते हैं और बड़ा सिंसियरली देखते हैं कि कोई पौधा ऐसा तो नहीं जो कि प्लाट में बड़ा दिख रहा हो, क्योंकि एक होमोजेनियस का प्लाट है। अगर कोई आप टाइप प्लांट होगा तो उसको दिखलाई पड़ जाएगा, या तो ऊंचा हो जाएगा या तो नीचा हो जाएगा। अगर आप गेहूं में देखेंगे तो कोई पौधा अगर आप टाइप का है तो उसकी बाली ऊपर निकल जाती है सबके ऊपर। तो उस तरह के पौधे को हम लोग उड़वा देते हैं, बाई द वे कहीं से आ गया, क्योंकि प्रिकॉशन लेना पड़ता है ना। आप जो थैली यूज कर रहे हैं वो नई थैली होना चाहिए। मान लीजिए मूंग की थैली है, आपने साफ नहीं किया, एक आध दाना उसमें किसी और का रह गया, और उसमें आपने एक एक पौधे का बीज डाल दिया, एक पौधा एक दाना ही पौधा मिक्सचर कर दिया। या बोरे में आप रख रहे हैं, आप बोरा में सफाई नहीं की, बोरे में एक दो चार दाना कोने पर रुका हुआ है, तो इससे जो क्या होता है कि बीज इम्प्योर हो जाता है। तो इतना वो आप प्रिकॉशन लेते हैं, कहीं ना कहीं एक बीज मिल जाता है। तो हम लोग लगाने के बाद खेत में घूमते हैं पूरे ग्रुप के साथ। जैसे मैं खुद रहता हूँ, मेरे साथ फील्ड असिस्टेंट रहते हैं, लेबर देते हैं, हम लोग एक साथ चलते हैं। चलिए कोई आप टाइप प्लांट निकालो, वो निकालो वो निकालो। जब 3 बेल 4 बेल, हम किसे कहते हैं रोगिंग, अंग्रेजी में कहते हैं रोगिंग करना। रोगिंग करने के बाद तब हम लोग बुलाते हैं सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को कि आप लोग आइए, हमारे ब्रीडर से लगा हुआ आप देख लीजिए। वो लोग आते हैं, पूरा देखते हैं, तब लिखते हैं कि ट्रू टू द टाइप, मतलब जो वैरायटी का सत्य बीज है उसके अनुसार ये है, और उसी से वो लिख देते हैं कि इसमें पैदावार कितना हो सकता है। एस्टिमेट कि एक हेक्टेयर में कहते हैं 15 क्विंटल या 20 क्विंटल हो सकता है। तो 20 क्विंटल से ज्यादा टैग आप नहीं दे सकते किसी भी किसान को कि 20 क्विंटल उन्होंने लिखा और आपने 50 क्विंटल भेज दिया, तो कहाँ से आया भाई। आप तो इस पर ध्यान देना पड़ता है, वो सब मॉनिटरिंग करते हैं कि आपने कितना लीडरशिप बेचा। अगर आपने लिख दिया कि नहीं 50 बेचा, तो कहे 20 के ऊपर तो आप पता ही नहीं, 1 हेक्टेयर लगाए थे आप, 50 किलो कहाँ से हो गए। तो इसे प्रिकॉशन के रूप में लोग चेक करते हैं। ब्रीडर सीड से जब सीड हम देते हैं किसानों को या एनजीओ को भी देते हैं, तो उससे जो बीड बनता है उसको कहते हैं फाउंडेशन सीड। उसमें जी ही सर। मॉनिटरिंग होती है। लेकिन न्यूक्लियस से ब्रीडर बनता है, ब्रीडर से फाउंडेशन बनता है। प्योरिटी थोड़ी थोड़ी घटती जाती है। न्यूक्लियस जी सीड की सर। प्योरिटी 100% होती है, 100%। जर्मिनेशन भी 95 या 95 या 90 के ऊपर होता है। वैसे रिकमेंडेड जो है कि आपको 75-80 से कम ना हो, लेकिन हम लोग का 90-95 से ऊपर होता है। तो न्यूक्लियस से ब्रीडर बनता है, ब्रीडर से फाउंडेशन बनता है, फाउंडेशन से भी फाउंडेशन बनता है। तो F1 F2 भी कहते हैं उसको, फाउंडेशन सीड 1, फाउंडेशन सेकंड। तो जो जी ब्रीडर सर। से बनता है फाउंडेशन उसको कहते हैं फाउंडेशन सीड 1, जो फाउंडेशन से फाउंडेशन बनता है उसको कहते हैं फाउंडेशन सीड 2। F1 F2 मतलब फाउंडेशन 1 फाउंडेशन 2, सब में मॉनिटरिंग होती है। और फिर बनता है सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड में फाउंडेशन 1 या 2 से बनाए आप, मॉनिटरिंग सब में होती है। सर्टिफाइड के बाद बिना मॉनिटरिंग के अगर आप उगाते हैं, जैसे मैंने आपको बीज दिया, तो जी आपको हम सर। कहेंगे ट्रूथफुल सीड, टीएल सीड करते हैं, ट्रूथफुल सीड। जी सर। क्योंकि इसमें कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है। तो आपने ब्रीडर से हमसे लिया है तो ब्रीडर सीड का हो गया, फाउंडेशन से लिया तो फाउंडेशन से हो गया, या सर्टिफाइड सर्टिफाइड पैदा कर सकते हैं। तो एक कैटेगरी है क्वालिटी की, जितना आप आगे बढ़ेंगे, न्यूक्लियस से सर्टिफाइड है, उतनी इम्प्योरिटी बढ़ती जाएगी, उतना इम्प्योरिटी उसमें क्षम है। नहीं, कभी कभी तो हम देखे हैं नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का बीज 50% उसमें इम्प्योरिटी रहती है। जी इसका सर। मतलब कि किसान के यहाँ से लाते हैं, किसान कोई देखता नहीं है, मेहनत लोग नहीं कर रहे हैं, उनको आप टाइप प्लान निकलवाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है, क्या किया जाए, सिस्टम चल सर रहा है। बहुत से लोग हमसे जुड़े हैं इस लाइव में, तो बहुत सारे प्रश्न हैं लोगों के। एक संयोग दुबे जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर के द्वारा जो हम एक वेराइटी बनाई गई थी जो कि मूंग और उड़द से बनाई गई थी, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो किस प्रकार बनाई गई थी। ऐसा है ना कि मूंग उर्द का क्रॉस जो है बहुत सफल नहीं हो पाता है। जी अगर हम सर। 10 वैरायटी मूंग का ले लिए, 10 वैरायटी उर्द का ले लिए, और उर्द को मूंग हर मूंग से क्रॉस कर रहे हैं, तो कम से कम 80-90% में क्रॉस होता ही नहीं। क्योंकि जहाँ पर फ्लावर पर आपने पॉलन ग्रेन डाला, पॉलन ग्रेन अंदर गया, फर्टिलाइज नहीं किया, फली बनी ही नहीं। फर्टिलाइज किया, डेवलपमेंट नहीं हुआ दाने का, डेवलपमेंट हो गया, जमाव नहीं हुआ, जमाव हो गया, तो उसमें जो सीड जेमिनेट किया उसमें इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई कि उससे फल नहीं बना। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा क्रॉस करते हैं, तो किसी किसी
वैरायटी में जब हम कहते हैं कि बहुत सारे रीजन उसके हैं, क्यों ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो सबसे प्रधान रीजन है वो ये है साइटोप्लाज्मिक इनकम्पेटिबिलिटी। मतलब फीमेल पौधे से साइटोप्लाज्म जाता है, मेल पौधे से साइटोप्लाज्म नहीं आता है, क्योंकि उसमें पानगेन आता है, साइटोप्लाज्म में नहीं होता है। जी तो सर। अगर साइटोप्लाज्म जो है वो नर बात के कर लो, पानगेन के साथ जो जीनोटाइप आया, उठा के बात कर अगर लो। जीनोटाइप को एक्सेप्ट कर ले तो उसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक कॉम्पेटिबिलिटी। अगर एक्सेप्ट नहीं करता है जी सर। तो उसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनकम्पेटिबिलिटी। तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन खैर हमने K851 मूंग की बहुत पुरानी प्रजाति रही है, जी K851 सर। कानपुर की, अब तो निकाल दिया गया हुआ। तो उसका मैं सिलेक्शन किया था, उसको मैंने पंत उर्द 30 पंत की वैरायटी क्रॉस किया, तो उसमें क्रॉस बन गया। क्रॉस बनने के बाद सीड भी जमा, अभी लेकिन साथ F1 में बहुत फर्टिलिटी नहीं होती, एक दाना जी। या दो दाना ही फली में लगता है, एक या दो दाना। तो 50% पौधे मर गए, 50% बचे, तो उसमें दाना जो बना, एक दाना दो दाना बना। फिर उसको हमने F2 लगाया, तो कम से कम F7 F8 या F9 कह सकते हैं, 10 साल के बाद उसमें जाकर के होमोजिनिटी आई। जी सर। सेग्रीगेशन बहुत होता है, अलग अलग पौधे बनते रहते हैं, तो उससे करके वैरायटी जब मैं देखा कि एकदम होमोजीनियस हो गया, एलोमोजिक रेजिस्टेंट है, ऑर्डिमिलो रेजिस्टेंट है, सर्कोस्पोरा लीफिस्पार रेजिस्टेंट है, और फ्रूटिंग बहुत अच्छी है, तो उसको मैंने टेस्टिंग में दिया। 3 साल टेस्ट हुआ पूरे इंडिया में, तो उसने अच्छा किया सेंट्रल जोन में, साउथ जोन में। एमपी आपका जी सर। सेंट्रल जोन में आएगा, साउथ जोन में आपका पूरा केरला या तमिलनाडु वो सब आएगा। तो वहाँ पर अच्छी की, तो 3 साल टेस्ट होता है, फर्स्ट ईयर टेस्टिंग। और जो टेस्टिंग का नियम है, वो जो चेक वैरायटी के साथ साथ रखते हैं कि जो वैरायटी चल रही है उसको हम चेक करते हैं, उससे अगर 10% सुपीरियरिटी ज़्यादा है तो हम उसको प्रमोट करते हैं एबीटी आईबीटी से ABT1। वहाँ फिर अगर सुपीरियरिटी 10% ज़्यादा है, आईबीटी में 5% में ले लेते हैं, 10 से ज़्यादा है तो उसको कहते हैं ABT2। मतलब आईबीटी इनिशियल बैटर ट्रायल, ABT1 एडवांस बैटर ट्रायल फर्स्ट ईयर, ABT2 एडवांस बैटर ट्रायल सेकंड ईयर। मतलब 3 साल टेस्ट होता है। जब 3 साल में हमेशा चेक से आपका सुपीरियर देगा कम से कम 10 से 20%, एलॉन्ग विथ रेजिस्टेंट टू एलोमोजिक वायरस या सर्कोस्पोरा या पाउडरी मिल्ड्यू जो भी डिजीज है उस एरिया की, तब हम प्रपोजल सबमिट करते हैं। तो एक बार आइडेंटिफाई होती है, रिकमेंडेड फॉर रिलीज, फिर रिलीज में जाके नोटिफाइड होती है, तो उसमें काफ़ी समय लगता है, एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब सब कुछ बाधाएं पार कर जाती है, तब जब सरकार नोटिफाइड करती है, उससे कहते हैं गजट हो गया वैरायटी का, तभी जी हम सर। पूरे इंडिया में कहीं भी लगा सकते हैं। भले ही आप स्टेट में रिलीज करें, सेंट्रल में रिलीज करें, लेकिन नोटिफाइड हो गई तो पूरे इंडिया में आप कहीं भी लगा सकते हैं, उसमें सर कोई इससे रोक ही टोक जुड़ा नहीं है। एक कैलाश वर्मा जी सर, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो थोड़ा हम्म, शॉर्ट में आप जवाब दें तो लगभग 1000 प्रश्न होंगे सर अभी। तो कैलाश बोल। वर्मा जी हैं, उनका सवाल है, डॉक्टर साहब से मेरा प्रश्न है कि आपके द्वारा विकसित मूंग की किस्म में से कितनी किस्म हमारे नर्मदापुरम संभाग के लिए अनुशंसित है, और इन किस्मों का हमारे संभाग में लगने का उचित सीजन और समय अवधि क्या रहेगी? ऐसा है कि जब वैरायटी नोटिफाइड हो जाती है, तो भले ही वो रिकमेंडेड हो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन के लिए या सेंट्रल जोन के लिए, उसको आप अपने यहाँ लगा सकते हैं, बशर्ते कि आपके यहाँ अच्छी कर रही है कि नहीं कर रही, आप देख लीजिएगा। तो इसका बेस्ट सीजन है HUM16 का लगाने का। हम लोग करते हैं रिकमेंड मार्च में लगाइए, जी सर। मार्च से फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। जी सर। खरीफ में उतना अच्छी नहीं करती है, खरीफ में लगाना हो तो HUM27 लगाइए, HUM12 लगाइए। लेकिन समर के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी HUM16 है। और उसके बाद अगर मार्च में लगा देते हैं 10 मार्च 15 मार्च तक, तो 27 भी बेस्ट है। अब 12 भी लगा सर सकते हैं हमारे अगर यहाँ पे जी, हमारे यहाँ पे होता क्या है, मार्च एंडिंग और अप्रैल की फर्स्ट वीक से ही मूंग की स्टार्टिंग होती है बोने की। क्यों, गेहूं कटना, चना कटना तो 15 मार्च के बाद ही सोइंग हो पाती है। तो उसके लिए कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी? हम 27 से लेके किसानों के बहुत सारे प्रश्न हैं कि हम 27 में बहुत से किसान बोल रहे हैं कि इल्लियों का प्रकोप 16 से कम लग रहा है। हम 27 का उत्पादन डॉक्टर साहब से पूछिए सबसे ज्यादा कितना रहेगा? अब आप चौधरी से पूछ लीजिए, वो तो कह रहे हैं कि 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया हमारे यहाँ। हाँ जी, बताया बैरी था करता उन्होंने। है, बैरी करता है कहाँ जी। कहाँ कैसे है। देखिए, अगर जी। आप मार्च 15 तक लगा देंगे तो इसका जी 20 सर। क्विंटल हेक्टेयर में हो जाएगा, 20 क्विंटल। अगर अप्रैल जी में सर। जाएंगे, तो अगर जून में प्री मानसून आ गई,
तो आपका उपज घट जाएगा, अगर ज़्यादा बरसात हुई तो सड़ भी जाएगा। तो हम रिकमेंड करते हैं कि 15 मार्च के बाद कोशिश करें कि 27 को मत लगाएं। अप्रैल में जाना हो, गेहूं काट के लगाना हो तो 16 लगाइए, या पीडीएम 139 लगाइए। जी सर। इसमें एक चीज ध्यान एक दीजिएगा, में जी फ्लावर जब आता है तो जी सर। इंसेक्टिसाइड जरूर छिड़काव कीजिएगा। इंसेक्टिसाइड जिसको इमिडाक्लोपिड कहते हैं, जी थायोमेट है, तो इन सबों का जी इमिडाक्लोपिड जो 500 ml प्रति हेक्टेयर, जी 1 लीटर में 1 ml दवा डाल दीजिए। हो सके तो उसी में 200 ग्राम 10 लीटर में 200 ग्राम यूरिया डाल दीजिए। जी अगर सर। आप चाहते हैं अलग अलग छिड़काव करेंगे तो अलग अलग कर लीजिए। 2% यूरिया का छिड़काव कर लीजिए और 1 ml प्रति लीटर पानी से इमिडाक्लोपिड छिड़काव कर लीजिए। तो जब 50% फूल आता है, थ्रिप्स से बचने के लिए ये छिड़काव बहुत जरूरी है। नहीं तो पौधा में जब थ्रिप्स लग जाएगा तो फ्लावर ड्रॉप कर जाएगा, आप कहेंगे कोई रोग लग गया है। एक बार मैं चंदौली में दिया था, उनका बहुत बढ़िया जेमिनेशन था, फ्लावरिंग बहुत बढ़िया थी, अब कीड़ा लग गया, दवा नहीं छिड़की। तो जी मैं उनसे बात करता रहता था। जी हाँ, बोलिए। जी सर, मनोज पटेल जी हैं, वो बोल रहे एक ही मिट्टी में कितनी बार लगा सकते हैं कोई भी एक किस्म? कोई दिक्कत ऐसा नहीं कि इसमें विल्ट नहीं आता, और अगर की बात होती तो मैं मना करता कि 2 साल 3 साल बदल दीजिए। अगर मूंग की खेती कर रहे हैं तो मूंग में विल्ट की समस्या नहीं है, जिसको उठा रोग कहते हैं, तो आप मूंग का कई साल लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। राजो में भी उससे बन जाएगा, तो राजो में कच्चे भी नहीं देना पड़ेगा, कोई दिक्कत, लगातार लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। मनोज जी ये है पूछ कि रहे हैं कोई एनपीके 05234 और बोरान कितने परसेंट कम करता है मूंग पर और क्या डोज रखना चाहिए? बोरान के बारे में हमने कभी नहीं किया है, जिसके बारे में नहीं बता सकते। 30 मार्च को हम 27 लगाई है पहली बार, क्या ये लेट हो गई है? अब मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में पकेगी ये। जी अगर मानसून नहीं आएगा तो आप जी सुरक्षित हैं, ये अच्छी आएगी। कभी कभी जब प्री मानसून आ जाती है, वो भी रिमझिम रिमझिम बरसात जब होती है, तब अगर फली पक रही है, ब्राउन हो गया है, तो उसमें दाना खराब हो जाता है। तो हम नहीं समझते कि फर्स्ट वीक ऑफ जून तक कोई दिक्कत आएगी, आना नहीं चाहिए, तो आप निकल जाएंगे, पहला फ्लस मिल जाएगा। जी, खेती किसानी कम लागत से भाई साहब हैं सर जी, हम 27 को हम 16 से कंपेयर करें तो बेस्ट कौन सी है उत्पादन व समय अवधि में? उत्पादन में तो दोनों बराबर है, लेकिन अगर आप गेहूं काट के लगाते हैं तो 16 लगाइए, 27 मत लगाइए, क्योंकि हम उसका ड्यूरेशन 27 एक हफ्ता लेट है। जैसे वो 55 जी से 60 दिन पकती है, ये पकती है 65 दिन में। तो लेट लगाएंगे तो मत लगाइए 27। मार्च में लगाते हैं जी तो 27 लगाइए, ऊपर दोनों के बराबर है। इस 27 में एलोमोजेक रेशन ज्यादा है और प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है, तो अगर आप खाने के लिए लगाते हैं तो 27 बेस्ट है, लेकिन कोशिश कीजिए कि 15-20 माह तक लगा दीजिए। जी हम 27 10 किलो एकड़ बीज लगाए, हाइट कम लग रही है, ग्रोथ कर लेगी सर जी या नहीं? 35 दिन की अवस्था है। हाँ, कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं, कर लेगी। हाइट न बढ़े तो ठीक है, कोई यूरिया भी देने की जरूरत नहीं है। वहीं इमिडाक्लोपिड जो मैंने कहा कि आप छिड़काव कीजिएगा कीड़े के लिए, तो 2% यूरिया डाल दीजिएगा, तो उसकी फलस कम से कम 10-20% बढ़ जाएगी। जी उमेश कौरव जी, हम 27 मैंने भी लगाई है, बहुत सुंदर वैरायटी लग रही है, इसमें इल्ली अटैक कम समझ में आ रहा है सर। नहीं आएगा, नहीं आएगा, एलोमोजेक नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा। अब फलेगा तब देखिएगा, फोटो खींच भेजिएगा। जी बहुत सर बहुत सुंदर हरीश है। जी बहुत। हरीश पवार जी हैं, इनने भी हम 27 वैरायटी लगाई है सर, मेरे पास भी कल इनने फोटो पहुंचाई थी। तो स्प्रे के कारण या क्या कारण से इनकी पत्तियों पे कुछ रस्ट सा दिख रहा है सर, जंग सी दिख रही है। अब वो स्प्रे का वो है, मैं आपको वो फोटो शेयर करूंगा सर। तो रस की ये समस्या वैरायटी तो में सर ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये पानी सहन है ना ना, कर पाए, अधिक ये पानी? रस तो इसमें आता ही नहीं। जी पत्ती हरी हरी होती है, देखने में अच्छी लगती है। कोई कीड़ा तो नहीं है, दवा छिड़की छिड़ी थी, कीड़े की दवा डाल दीजिएगा। जी डाली थी सर, इनने डाली थी। तभी नहीं गया, लग रहा है जंग की तरफ। जी तो सर उसमें एक कोई जी कोई अम, फंगस डिजीज होता है ना, जैसे जी फाइटा ब्लाइट आता है, तो उसमें पौधे सूख जाते हैं। ध्यान देखिए कि क्या दिक्कत है, किसी को दिखा दीजिएगा अगल बगल, कोई फंगल डिजीज है क्या।
जी सर, एक ग्रोथ कोन करके हैं, वो बता रहे हम 27 पर पानी फूल पर लगा सकते हैं या फली पर, किस अवस्था पर पानी रहना चाहिए, नमी किस प्रकार रहना चाहिए मूंग में? ऐसा है कि पहली सिंचाई हम कहते हैं कि 20 से 25 दिन बोने के बाद लगाइए आप। जी सर। 25 दिन, बशर्ते कि जमाव अच्छा पहले हो गया हो। जी जमाव अगर अच्छा नहीं हुआ है, पानी आपने कम दिया या ज्यादा दिया, तो उस समय हम कहते हैं कि 10 दिन बाद हल्का इरिगेशन कर दीजिए अगर नहीं जमा तो। अगर जम गया है तो पहला पानी 25 दिन के बाद, 20 दिन के बाद। भले ही लू लग जी रहा सर। हो, पौधा दोपहर में मुरझा जा रहा हो, लेकिन 20 दिन के पहले मत दीजिएगा। जहाँ 20 दिन के बाद पानी देंगे, इतना अच्छी ग्रोथ होती है कि लगता है कि हर दिन 1 इंची बढ़ रहा है। घास के लिए आप लोग तो ऐसे ही बहुत जानकार हैं। पेंडामेथलिन हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जमाव के पहले और बोने के तुरंत बाद 3.3 लीटर के प्रति हिसाब से 4 से 5 लीटर पानी में घोल बना करके जमीन में छिड़काव कर देंगे, जिससे कि चौड़ी पत्ती वाली पौधे निकलेंगे ही नहीं। और फिर भी अगर आप नहीं कर पाए या पौधा निकल गया, तो इमेजिथेपिड 75 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिड़काव कर देंगे, तो मूंग नहीं मरेगा, लेकिन जितने भी घासें हैं वो 1 हफ्ता में पीला पड़ जाएगा। पीला पड़ के जी सूख सर। जाएगा, तब तक मूंग उसको छाप लेगा। तो ये घास मारने की 2 दवा है। अगर आप वीडिंग कर सकते हैं, इतनी सुविधा लाइन से बोए हैं, तो हाथ से बीडिंग करें या बीडर से बीडिंग करें, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। जैसे आपका सुविधा हो। बस एक जी चीज ध्यान दीजिएगा कि घास निकल गई है तो फूल आने पर इंसेक्टिसाइड जरूर डालिएगा, इमिडाक्लोपिड या थाइमेक्साइड जो भी हो आप डालिएगा। जी। सर, मनोज पटेल जी हैं और सभी किसानों का ये प्रश्न रहता है कि मूंग की उपज ज्यादा से ज्यादा कैसी ली जाए, उसके लिए थोड़े शॉर्ट में बताएं। ऐसा है कि आप सरसों के खेत में या गन्ना के पेड़ी के खेत में या अर्ली आपने चना लगाया है या मटर जो बेचते हैं वो लगाया है, तो एक काम करें आप कि खाद की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग सोचते जी हैं सर। कि पल्सेज में खाद नहीं चाहिए, तो खाद स्टार्टिंग डोज चाहिए। तो आप मान लीजिए फुल कि डोज। अगर अगर आपके पास डाई है, तो 100 किलो डाई और 200 ग्राम जिप्सम, जी सर। क्योंकि डीएपी से आपको मिल जाता है फास्फोरस और नाइट्रोजन, जी लेकिन उसमें सर। सल्फर नहीं है। जिप्सम लगाएंगे तो उसमें सल्फर मिल जाएगा, क्योंकि तीनों चाहिए, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो 100 किलो डीएपी और 200 किलो जिप्सम डाल दीजिएगा प्रति हेक्टेयर। जी सर। अगर आपको सिंगल सुपर फास्फेट मिल जाता है, तो 250 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 40 किलो यूरिया। तो सिंगल सुपर फास्फेट से सल्फर फास्फोरस दोनों मिल जाता है, और नाइट्रोजन यूरिया से मिल जाता है। तो ये मिला करके आप बेसल ड्रेसिंग बुआई के पहले खेत में आप डाल दीजिए। अगर आप सीडल से बोते हैं तो नीचे नीचे बीज, नीचे नीचे खाद गिरे और उसके ऊपर बीज गिरेगा। अगर आप छीट के बोते हैं, तो पहले आप खाद को छीट दीजिए, इसके बाद तब बीज को छीटिए। एक साथ मिलाकर नहीं छीटना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बीज और खाद एक साथ जमीन पर गिर गया, उसमें नमी जाता है तो बीज सड़ जाता है। बरसात ज़्यादा दिक्कत होती है, इस समय तो नहीं होगी आपको, लेकिन हम लोग अवॉइड करते हैं कि पहले आप खाद छीट लीजिए, इसके बाद बीज डालिए। अगर जी सर। सीडलिंग से करते हैं सबसे अच्छी बात है। जी अब सर। वही घास वगैरह की व्यवस्था कर लीजिए, आप घास ना निकले। कोशिश करें कि मार्च के फर्स्ट वीक में आप बो दें। जैसे जी बताया सर। कि खेत मटर में बोए हैं, मटर की सब्जी आपने बेच दिया, तो फरवरी में खाली जाता है। सरसों भी फरवरी के लास्ट में या मार्च में कट जाता है। बुआई जितना जल्दी करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें पानी देते रहेंगे तो फ्लस नए नए आते रहते हैं। हाँ जी, तो आता है। एक एक फ्लस अगर पक गया, तो एक वर्ड हम कहते हैं सिंक्रोनस मैच्योरिटी। एक बार जी पक सर। गया तो 1 हफ्ते तक वो शांत रहेगा। 1 हफ्ते के बाद अगर पानी की कमी नहीं है, तो उसपे फिर नए नए बर्ड और फली आ जाती है। तो आप कहें डॉक्टर साहब, आप तो कहे कि सिंक्रोनस मैच्योरिटी, हम गए तो खेत में तो फिर लग गया, तो हम कहे आप सो रहे होंगे, रोज खेत में नहीं जाते हैं आप। खेत में रोज जाइए, तो 3-4 दिन तक उसमें नहीं आता है। 3-4 दिन के बाद नया फल आता है, उस समय कटवा लीजिए आप। लेकिन आप चाहते हैं कि हम मार्च के फर्स्ट वीक में बोए हैं, तो हम अप्रैल मई मई के फर्स्ट वीक में पूरा फ्लस पक गया, फिर आप पानी दे दीजिए केवल, और छिड़काव कर दीजिएगा दवा का, इंसेक्टिसाइड बताया मैंने। तो 18 से 20 दिन में अगला फ्लस भी पक जाएगा, और जो ऑलरेडी फला हुआ है, न चिटकेगा न गिरेगा, न कोई समस्या इसमें आएगी, चुपचाप पड़ा रहेगा वो। तो अगर आप 5 मार्च 10 मार्च को लगाए हैं, तो 10 अप्रैल 10 मई को पक गया। 10 मई से 20 दिन जोड़ लेंगे तो मई के लास्ट में दूसरा फ्लस भी पक जाएगा, और कम से कम 40 से 50% ईल्ड बढ़ जाएगी। अच्छा तो जी। दोनों मिला करके आप हार्वेस्ट कर लीजिए लास्ट में,
तो 20 क्विंटल से ऊपर हो जाएगा प्रति हेक्टेयर। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्या फूल पर पानी देना चाहिए? अरहर हो चाहे मूंग हो चाहे मटर हो, हम लोग हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि पानी देने से फ्लावर ड्रॉप नहीं होता, चने में केवल होता है। चने को छोड़ दीजिए, तो मूंग में, मटर में, अरहर में, मूंगफली में आप पानी जो आवश्यकता अनुसार गर्मी के दिन में बोए देते रहिए। पहला 20 से 25 दिन पर, फिर दूसरा जैसी मिट्टी की आवश्यकता हो, अगर काली मिट्टी है, मॉइस्चर रिटेन होता है तो 10 दिन के बाद दीजिए पानी। अगर बली हुई दोमट मिट्टी है तो 10 दिन के अंदर पानी, कम कम कभी 7 दिन पानी दे देते हैं, सूख जाता है बोलते जब लू चलती है तो पानी आवश्यकता अनुसार। पहला पानी ध्यान दीजिएगा हल्का, जो आप कह रहे थे कि सूख रहा है, सूखने में सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर आपने पहला पानी ज्यादा दे दिया तो सीडलिंग अगर प्राइमरी स्टेज में है, अगर पानी लग गया तो तुरंत सूख जाती है। तो जी पहला सर। पानी बचा के दीजिएगा, उसके बाद पानी आप थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पौधा रजिस्ट कर जाएगा। तो हर 10 दिन पर, 7 दिन पर, 8 दिन पर, 15 दिन, जैसे आवश्यकता हो आप 2 या 3 पानी दीजिएगा, तो फलत अच्छी होगी, दाने बड़े बड़े होंगे जी और सर, पैदावार भी बढ़ेगी। दीपक गुजर जी हैं, इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लावरिंग के समय किस चीज के छिड़काव नहीं करना चाहिए जिससे फूल को दिक्कत आ सकती है? ऐसा कोई बात तो हम लोग ट्राई नहीं किए हैं। हम तो बताया कि फ्लावरिंग के बाद, फ्लावरिंग हो गई है तो दवा का छिड़काव जरूर कीजिएगा, और 2% यूरिया, मतलब 200 ग्राम यूरिया प्रति 10 लीटर पानी में। ये नहीं कि 400-500 मत डाल दीजिएगा, तौल करके 200 ग्राम यूरिया 10 लीटर पानी में, और 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया, तो 2% घोल बना के छिड़काव कर देंगे। आजकल तो तमाम नया नया ग्रोथ हार्मोन्स आ गया है, कुछ बहुत सारे मैन्योर के। जी, एग्री सेफ्टी से है सर, मूंग 39 दिन की हो गई है, फूल आना बिल्कुल शुरू ही हुआ है, लेकिन हाइट कम है, नैनो यूरिया से लाभ होगा क्या? सर चालू है सर, दिखाई दे रहा है सर, आपकी वॉइस भी आ रही है सर। अच्छा, क्या क्या प्रश्न किया आप? सर प्रश्न किसान का ये है कि मूंग 39 दिन की हो गई है, फूल आना बिल्कुल शुरू ही हुआ है, लेकिन हाइट कम है, इसमें नैनो यूरिया का छिड़काव करेंगे तो कुछ फायदा होगा क्या? हाइट कम है सर। फ्लावरिंग के बाद कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बढ़ जाएगा, फल बढ़ेगी। फूल के लिए सबसे अच्छा फूल वर्धक कौन सा होता है? अब उसमें आप लोग ज्यादा जानते हैं। जी सर। डॉक्टर साहब से मेरा प्रश्न है कि मूंग की बोनी से पहले मैंने पिलाऊ चलवाया था, उसके बाद बोनी की थी, उसमें ग्रोथ कम है और बहुत बेगरी है, क्या करें? डॉक्टर साहब ने बताया यूरिया का छिड़काव करें आप उसमें। कर सकते हैं, कर सकते हैं। जी। 05234 का स्प्रे कब करना चाहिए? किसका? 05234 के बारे में पूछ रहे हैं सर। वो हम नहीं किए हैं, हम नहीं बता सकते। जी, आप सभी भाइयों से अनुरोध है सीड्स के विषय में चर्चा करें, सीड के विषय में प्रश्न पूछें। सर एक किसान भाई का प्रश्न था कि हम 12 और हम 27 में क्या डिफरेंस है? हम 12 की फली थोड़ी टेढ़ी होती है, जैसे कि बिच्छू चलता है पूंछ उठा करके ऊपर, वैसे जी। उसकी फली टेढ़ी होती है। आपके एरिया में अगर एलोमोजेक नहीं आता है तो आपके लिए बहुत ही सुटेबल वैरायटी है। ये खरीफ और समर दोनों में चलती है। इसकी मेच्योरिटी करीब 65 दिन का है, तो 60 से 65 दिन, तो आप मार्च में लगाइए। ईल्ड बहुत अच्छी है इसकी, 27 से ईल्ड इसकी अच्छी है, बशर्ते कि एलोमोजेक वायरस आपके अंदर आता हो तो। अगर एलोमोजेक आता है तो 27 बेस्ट है, 12 बेस्ट नहीं। जी। सर 27 आपकी बहुत प्रचलित मूंग है, 27 का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है हमारे सेंटर जोन में, थोड़ी सी 27 के बारे में और थोड़ी डिटेल में बताएं आप। मैंने बताया कि ये वैरायटी हाई प्रोटीन कंटेंट की है, अराउंड 30%। तो प्रोटीन तो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जितने भी शरीर में एंजाइम्स हैं, पाचक एंजाइम्स हो या जो भी एंजाइम्स हो, सारे प्रोटीन से बनते हैं। जो आपको कभी चोट लग जाती है, घाव लग जाता है, तो जो नए नए सेल बनते हैं वो भी प्रोटीन से ही बनते हैं। तो प्रोटीन जी का सर। डाइट बहुत जरूरी है। हम लोग कहते हैं कम से कम 80 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन हर आदमी को लेना चाहिए, बल्कि 150 ग्राम तो अच्छा है। दाल के रूप में लें, चाहे
मूंग भिगो के आप खाएं तो वो भी चलेगा। चने से लें या अरहर से लें, कहीं से भी दाल के रूप में प्रोटीन ज़्यादा होता है, उसको लीजिए आप। और दूसरी बात यह है कि ये फोटो थर्मो सेंसिटिव है। आजकल टेम्परेचर बहुत हाई हो जा रहा है तो फली नहीं लग रही है, तो ये इसके अवरोधी है। इसमें येलो मोज़ेक नहीं आता है और हाई टेम्परेचर का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। पकने की अवधि बताया मैंने कि 60 से 65 दिन। तो विशेषताएं 2-3 बहुत अच्छी हैं कि येलो मोज़ेक रेजिस्टेंट है, हाई प्रोटीन कंटेंट है 30% और फोटो थर्मो इनसेंसिटिव है, मतलब असंवेदनशील है, जिससे कि हाई टेम्परेचर में इसको आप लगा सकते हैं। बाकी मेच्योरिटी बताया मैंने कि 60 से 65 दिन, तो उसको जी सर सर। आप देख लीजिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम सभी लोगों के बीच में आए। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, बहुत बार मैंने आपसे चर्चा हुई, आपसे बोला भी है, एक बार हम एक सम्मान समा रखना चाहते हैं, बाकायदा चीफ गेस्ट आपको बुलाना चाहूंगा मैं। समय निकाल लें आप और बताएं किस समय फ्री रहेंगे, उस समय एक बस छोटा बस सा क्योंकि सम्मान। मई आने वाला है, मई आप लगा दिए हैं तो मुझे लगता है कि 15 मई तक फली बन जाएगी। जी 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 अगर बिल्कुल। फ्लावरिंग शुरू हो गई तो 15-20 तक सारी फली बन जाएगी। जी सर। अभी तय करें ताकि रिजर्वेशन करा करके हम आ जाएं। जी बिल्कुल सर, मैं कोशिश करता हूँ, बिल्कुल एक प्रोग्राम रखते हैं। और बहुत एक हफ्ते बहुत के अंदर धन्यवाद डेट बता अगेन दें। आपका सभी किसानों की ओर से, जो आपने किसानों के प्रति इतनी अच्छी अच्छी वेराइटियां निकाली। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव आने के लिए। धन्यवाद तो मैं आपको दूं कि आपने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। जी संपर्क सर। तो हमारा आपके चौधरी जी से 15 साल से है, लेकिन वो नहीं कर पाए। मैं जी आपको सर। बधाई देता हूँ कि आपने एक पहल की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर किसानों से परिचित करवाने के लिए हमको बुलाएंगे। पैसे की दिक्कत तो हम आ जाएंगे, अपने से आ जाएंगे, लेकिन जी कोई जी दिक्कत नहीं। बस हम चाहते हैं कि आप बताइए डेट, कि जी। इस डेट के हमने फिक्स कर दिया है, तो रिजर्वेशन करा ले तो अच्छा है। अपनी गाड़ी से आने में बड़ा दूर पड़ जाए, गर्मी का दिन है। नहीं जी जी ट्रेन ट्रेन से अच्छा रहेगा, इसी में करा लेंगे, बिल्कुल। आ जाएंगे। ठीक है सर, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद।